हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं हूं डीआर पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं जीवों में जनन, बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर हाइसिंथ के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर हाइसिंथ को। तो आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर हाइसिंथ अथवा उसी को कहते हैं बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। तीन नाम है, तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जलाशयों की महाविपत्ति, वाटर हाइसिंथ या फिर बंगाल के आतंक के बारे में सुना होगा। तो तीनों नाम याद रखना, ये तीनों जो है इसी को कहते हैं हम लोग वाटर हाइसिंथ, ठीक है। एक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, जिसे जलाशय की महाविपत्ति कहते हैं, बंगाल के आतंक कहते हैं। क्यों बंगाल से इसको लाया गया था और आतंक क्यों मचाया है इसने, अभी देखते हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। तो कौन सा पादप है, जलीय पादप है, यानी जल में रहने वाला पादप है, प्लांट है। कौन सा है, वाटर हाइसिंथ, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। खरपतवार यानी कि वो बेकार है, मतलब वो फैल जाता है ऐसे। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक में जो है, बहुत सारे चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें लिख गया, इसके सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है, यानी फास्ट गति से कर सकता है, और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। तो हुआ ये कि भारतवर्ष में जो है ये जल है, भारतवर्ष में जल है, हाँ। तो ये जो है भारतवर्ष में जल है, मतलब कि समुद्र, ये जो है झरना है, नदी जो भी है, ठहरा हुआ जल है। तो क्या हुआ कि भारत में सोचा गया कि यार ये तो बड़ा सुंदर प्लांट है, तो इसकी सुंदरता के कारण इसको ला लिया। सुंदर पत्तियां है, इसकी सुंदर दिखता है, तो यहाँ पे इसको ला लिया, ठीक है। अब लाया है कि बहुत सारे लोग देख के इसको अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, लेकिन इसने क्या किया, ये खरपतवार की तरह है, तो ये पूरी तरीके से जो है फैल गया और इसने जल को पूरी तरीके से ढक लिया, क्योंकि बहुत कम समय में जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन करता है और बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और पूरे पानी को घेर लेता है। अब सिंपल सी बात है, नीचे जो है मछलियां भी तो होंगी, जलीय जीव भी तो होंगे, और ये जो वाटर है इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन होंगी, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन से खींच लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसकी वजह से जो मछलियां है वो क्या होंगी, वो मर जाएंगी। तो मछलियां मर जाएंगी और भी जीव मर जाएंगे, तो ये बाकी लोगों के लिए तो महाविपत्ति है ना, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो रही है, तो ये उनके लिए महाविपत्ति है। बंगाल से लाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं बंगाल के आतंक, क्योंकि इन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। ऑक्सीजन पूरी खींच ले रहे हैं, मछलियां मरने लगी हैं। और खरपतवार है, ये जो है मरते भी नहीं है, ये बहुत जल्दी जो है ग्रोथ कर लेते हैं। ऐसे एक खरपतवार गाजर खास आपने खेत में देखा होगा, सुना होगा, जिसके बारे में हम लोग चाहते नहीं लेकिन वो फैल जाती है, वो भी जो है बाहर से लाई गई थी। अगले अध्याय में उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है यहाँ तक में। फिर याद रखना, जलाशय की महाविपत्ति, वाटर हाइसिंथ और बंगाल के आतंक किसको कहते हैं, तो एक जलीय पादप है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, ठहरे जल में रहता है, खरपतवार है, जल से पूरी ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके लिए मछलियां जो, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। तो अब बाकी आगे और भी डिटेल में पढ़ूंगे। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारतवर्ष में इसकी सुंदरता के लिए इसको लाया गया था। बहुत तीव्र गति से ये जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर लेता है, क्लियर है। इतनी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओ सॉरी, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लेना, मैं इधर उधर हुआ ही होगा, तो इतने तो टैलेंटेड हो आप कि वीडियो को पॉज करके जो है देख ही लोगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या आप इस तथ्य से
परिचित है कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क जब भी लगता था एनसीईआरटी माता जो है आपसे क्वेश्चन पूछती है कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, डहेलिया नहीं पता, तो बाबा गूगल करना, बाबा गूगल सब गूगल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आग भी कहते हैं, से और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है क्या? तो ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है, एनसीईआरटी माता पूछ रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको आंसर भी मिल गया जो नहीं मिला था, ठीक है। कलिका जिसे आलू क्या किए तो पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। और केले तथा अदरक के प्रकंद, तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रकंद का एग्जाम्पल क्या है, अदरक और केले। क्लियर है? तो ये याद रखना है, नन्हा सा पादप निकलता है तो वही अंकुरित होकर निकलता है। जब आप ध्यान पूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों यानी प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यहाँ अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों यानी नोट्स से होता है। जो मैंने बताया था ना, जो धारियां होती है, जो नोट्स होती है, वहां पे कलिका लगती है या अपस्थानिक जड़ें बनती है और उससे नए प्लांट बनने लग जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है, उनका रूपांतरण हो जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना, जब यह पर्व संधि नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है, तब इनके मूल यानी कि जो रूट्स है, जड़ें हैं तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफिल्लम की, देखो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें कहां से बन रही है, तो ये याद रखना ये जड़ से। तो कई आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जड़ का रूपांतरित भाग कौन सा है? क्लियर है? तो जड़ के रूपांतरित भाग ये एग्जांपल दिए हुए हैं। क्लियर है? इसके बाद नए पादप उत्पन्न होते हैं, ठीक इसी प्रकार पत्तियों से भी नए पादप बनते हैं। पत्थर चट्टा जिसको ब्रायोफिल्लम कहते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने कि पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक यानी एडवेंटियस कलिका उत्पन्न होती है, तो वहीं से ये बनते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि अपस्थानिक कलिका से जो है कौन बनता है, तो ब्रायोफिल्लम बनता है। क्लियर है? पत्ती का रूपांतरण क्या है, तो ब्रायोफिल्लम है। क्लियर है? ये याद रखना। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या, हम लोगों ने वाटर हाइसिंथ देखा, केले, अदरक प्रकंद का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग आलू किसका एग्जाम्पल है, कंद का। तो इतनी बात याद रखनी है। क्लियर है? ये सब क्या है, हम लोग बात करते हैं, ये मूल के रूपांतरण है। इसके बाद पत्ती का रूपांतरण क्या है, तो पत्थर चट्टा है। क्लियर है? और इतनी बात एडवेंचर रूट से निकलती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी माता आगे हमें बताती है कि ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। क्या बोला? साधारण जीवों में, ठीक है, हायर लेवल के जीव नहीं, साधारण जो है उसमें अलैंगिक जनन ही होता है, जनन ही सामान्य विधि है। जैसे कि शैवाल और फंगाई या फंजाई, फंजाई, ठीक है, जिसका एल्गी और जो है फंगस हम लोग कहते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यानी क्या बोला? प्रतिकूल परिस्थिति यानी जब विषम परिस्थिति होती है तो ये अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन जब इनके प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये प्रारंभ से पूर्व यानी उससे पहले क्या करते हैं, जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ जाते हैं। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थिति में इन जीवों को जीवित रखने में सहायता करता है। फिर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है, ये भी आपको बताना है। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां होती है, अलैंगिक जनन भी, इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है।
क्योंकि लैंगिक विधि जो है ना बड़े एडवांस लेवल की विधि है, एडवांस लेवल की विधि है, इसलिए जो है अधिकांश जंतुओं में आपको जो है लैंगिक जनन ही देखने को मिलेगा और अधिकांश प्लांट में जो आपको अलैंगिक जनन ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद अलैंगिक जनन खत्म। अब अलैंगिक जनन की बात करें ना तो अलैंगिक जनन बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी और एनसीईआरटी माता में कुछ चीजें दी गई है, कुछ चीजें नहीं दी गई है, तो थोड़ा सा वेट करना, जब इसका लेक्चर आएगा तो आपको डिटेल में जो है समराइज करके सारी चीजें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन जो है हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।